बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आप क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का तीसरा अध्याय चुनावी राजनीति पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में आपने जाना था कि चुनाव क्यों, लोकतंत्र में चुनाव क्यों होते हैं, इसके बाद चुनावों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके क्या आधार हैं। आज इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि लोकतंत्र में चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि चुनाव सिर्फ लोकतंत्र में ही नहीं होते हैं, बल्कि उन देशों में भी होते हैं जहाँ पर कि लोकतंत्र नहीं है, यानी गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं। तो आप इस टॉपिक में किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के लिए कौन सी न्यूनतम शर्तें होती हैं उसको जानेंगे, और उसी के माध्यम से यह भी समझेंगे कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव तो होते हैं, लेकिन उनको हम लोग लोकतांत्रिक नहीं मान सकते हैं। तो जो न्यूनतम शर्तें हैं, उन शर्तों को आप देखिए एक एक करके कि किसी भी देश के चुनाव को लोकतांत्रिक मानने की पहली शर्त है कि वहाँ पर हर किसी व्यक्ति को चुनाव की सुविधा हो, यानी सबको जो है मतदान करने का अधिकार हो और सबके मतों का मूल्य भी एक हो। और ऐसा आपके देश में है, भारत में है, इसलिए भारत के चुनाव को हम लोग लोकतांत्रिक मानते हैं। दूसरा शर्त देखिए, चुनाव में विकल्प हों, यानी लोगों के सम्मुख पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में विकल्प होने चाहिए। जैसे चीन है, तो चीन में तो एक ही पार्टी है। अब जब एक ही पार्टी है तो लोगों के पास कोई दूसरी पार्टी विकल्प के रूप में नहीं है कि वह दूसरी पार्टी को भी सत्ता में ला सके। तो इसमें दो बात समझनी है, एक तो हर चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सकें। और इसीलिए आप देखें कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे दलों के उम्मीदवार हैं, और सभी अपनी अपनी नीतियां, घोषणाएं, वायदे लेकर के जनता के सम्मुख जाते हैं, और जनता को जिसकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसको वो चुनती है। तो विकल्प का होना ज़रूरी है। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार कोई सरकार चुन जाए तो लंबे समय तक बनी रहे या आजीवन शासन करे, तो उसको हम लोग लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कर सकते हैं। और चौथी बात, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, यह चौथी शर्त है। और पांचवी शर्त है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच में अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। अब पढ़ने में, सुनने में, समझने में तो ये तो लग रहा होगा आपको कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बड़ी शर्त नहीं है, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ की चुनावों में इन न्यूनतम शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। इसलिए
इन न्यूनतम शर्तों को जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आज की, वह है कि क्या राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो बहुत सारे दलों में सत्ता पाने के लिए प्रतिद्वंद्विता होती है, जो चुनाव जीतने के लिए कंपटीशन होता है, वो अच्छी चीज़ है या नहीं है। इस बात को आप इस टॉपिक में समझेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो चुनाव का मतलब ही है राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता, पॉलिटिकल कंपटीशन। और यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है, और सबसे स्पष्ट रूप है राजनैतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, और निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। और अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो वास्तव में चुनाव बेमानी हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर पाएंगे कि प्रतिद्वंद्विता का तो होना ज़रूरी है। बिना प्रतिद्वंद्विता के अच्छी चीज़ आपके सामने नहीं आ सकती है। लेकिन क्या जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है ये वास्तव में अच्छी चीज़ है? तो इसके दोनों पहलू हैं, अच्छी चीज़ है भी, नहीं भी है। और उसको दोनों को हम लोग जो है तर्क के आधार पर समझेंगे और जानेंगे। जैसे कुछ स्पष्ट रूप से नुकसान भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान आप देखेंगे कि हर बस्ती में यानी गांव में, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। और आपने अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, और इसीलिए हर गांव, हर शहर, हर जगह जो है अलग अलग दलों को लेकर, अलग अलग दलों के समर्थन में लोग आपस में ही बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। लोगों में अपनी अपनी पार्टी को अच्छा साबित करने के नाम पर बहस हो जाती है, और ये बहस कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों में आपस में लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यह चुनावी प्रतिद्वंद्विता है जिससे बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है, यह तो सही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पर कुछ विद्वानों का भी मानना है कि ऐसी प्रतिद्वंद्विता जो है कि दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है, क्योंकि समाज और देश की सेवा की चाह रखने वाले जो अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर ये जज्बा है कि हम देश और समाज की सेवा करें, वह भी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। वो इस तरह की चीज़ें देखकर अपने आप को राजनीति से दूर कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, जागरूक थे। उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। यानी इसके बावजूद भी हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, जो महान लोग थे, जो महापुरुष थे, उन्होंने चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से उनको लगता था कि यही व्यवस्था बेहतर काम कर सकती है, और एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन किन चीज़ों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा करने की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसलिए
बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं, तो संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, लेकिन भावना होने को मान करके हम लोग जोखिम नहीं ले सकते हैं। और यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की भावना तो हो, लेकिन उनको यह न पता हो कि लोगों की मदद कैसे की जाए, उनको हो सकता है जानकारी ही न हो। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीका है कि राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का, और दूसरा जो कि ज़्यादा व्यवहारिक तरीका है वह कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और लोगों की सेवा न करने वाले नेताओं को दंड मिले। तो इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? तो सीधा सा जवाब होगा कि लोग करते हैं। लोकतंत्र में लोग ही करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चुनावी प्रद्वंद्वता अच्छी चीज़ है, और चुनावी प्रद्वंद्वता का यही अर्थ है कि लोग जो अच्छा काम करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, उनको पुरस्कृत करें, उनको फिर से सत्ता में लाए, और जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनको दंडित करे, सत्ता से बाहर कर दे। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। बिना जनता की सेवा किए वो सत्ता में लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। कुछ कुछ जो यह व्यवस्था है वो बाजार की तरह काम करता है। जैसे बाजार में दुकानदार है, दुकानदार तो हमेशा अपने भले की सोचता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है, क्योंकि वो यदि ऐसा नहीं करेगा तो ग्राहक उसकी दुकान छोड़कर दूसरी दुकान पर चला जाएगा। और ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से भी संभव हो सकता है। भले ही कुछ मनमुटाव होता है राजनीतिक मुकाबले में, गुटबंदी हो जाती है, लेकिन इस तरह की जो राजनीतिक प्रद्वंद्वता है इसके कारण से जो राजनीतिक दल हैं और जो इसके नेता हैं वो लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। हम लोग यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है, ये चुनावों के समय का कार्टून है, इसको आप देखिए। पहले कार्टून में दिखाया गया है कि नेताजी कह रहे हैं कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, और उनको जो है कि पब्लिक ने उल्टा कर दिया है पैर पकड़ के, और पब्लिक कह रही है कि मेरे पास वोट है। और दूसरे में आप देख रहे हैं कि वो वायदे जो है कि कर रहे हैं, और जो जनता है, जो पब्लिक है, वोटर है, जो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। वह जो है कि नेताजी के पीछे पीछे कैसे दौड़ रही है उनकी अच्छी अच्छी घोषणाओं के कारण से। तो ये दोनों कार्टून में क्या बताया जा रहा है ये आप समझ के लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे हमारे देश की चुनाव प्रणाली क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्शन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। तो इस टॉपिक को हम लोग कल की क्लास में जानेंगे।